नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल परीक्षा की तैयारी में स्वागत है। आज हम लाइट यानी प्रकाश के पार्ट 2 को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने परावर्तन तक पढ़ लिया था। अब और आगे क्या क्या होता है वो हम लोग क्रम से चलते हैं और समझते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन आपने समझ लिया हो, आई होप। अगर नहीं समझा हो तो पिछली वाली वीडियो को आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। अब प्रकाश के परावर्तन को अगर डीप में पढ़ना हो तो उसकी भी लिंक डाल दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम गोलीय दर्पण की बात करते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण क्या होता है? जैसा कि आपने पहले बल्ब चलते थे कांच के, जो खोखले होते थे, वैसा ही अगर समझिए कि खोखला कांच का गेंद है या खोखली कांच की बॉल है। अब क्या करते हैं कि उसकी हम बाहर साइड चांदी की पॉलिश कर दें और अंदर साइड भी चांदी की पॉलिश कर दें और उस बॉल को दो भागों में हम जो तोड़ दें, तो तोड़ने से जो दर्पण बनेंगे, तोड़ने से, इन दोनों को तोड़ने से दो दर्पण जो बनते हैं, इन दोनों दर्पण को कहते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक ये पहला वाला और एक ये दूसरा वाला। इसको कहते हैं जिसमें उभार होता है, उभार होता है, किनारे थोड़ा दबे हुए होते हैं, तो उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। और जो थोड़ा धसा हुआ होता है, किनारे बाहर निकले हुए होते हैं, ये गोलीय दर्पण कहलाता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, तो ये हो गया अवतल दर्पण, और इनसे भी प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है और बहुत ही इसके यूजेस हैं, तो हम वो बाद में समझेंगे। हम थोड़ा आगे समझते हैं। अब हम समझते हैं पार्श्व उत्क्रमण। पार्श्व उत्क्रमण या पार्श्व उत्क्रमण ये पूछा जाता है। तो सीधी सी बात है कि दर्पण के द्वारा पार्श्व बदलने की घटना, पार्श्व के बदलने की घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। जैसे कि हम अपना सीधा हाथ अगर रखते हैं तो वो मिरर में, दर्पण में, वो अपन को उल्टा दिखाई देता है। तो जस्ट यही प्रोसेस कहलाती है पार्श्व उत्क्रमण। पार्श्व बदलने की घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। अगर हम अपना सीधा हाथ मिरर में देखते हैं तो वो हमें उल्टा प्रतीत होगा, फील होगा, तो ये पार्श्व उत्क्रमण या पार्श्व उत्क्रमण कहलाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं अब फोकस दूरी क्या होती है और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस पॉइंट क्या होता है, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो कोई भी इनमें से एक दर्पण ले लेते हैं। तो हमने एक दर्पण ले लिया, एक दर्पण ले लिया अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं ध्रुव। ध्रुव को यानी इंग्लिश में कहते हैं पी या पोल बोलते हैं, तो इसे पी से डिनोट किया जाता है। कई कई जगह पे ओ से भी डिनोट करते हैं। ओ का मतलब होता है ऑरिजिन, ऑरिजिन का मतलब भी होता है केंद्र। चलिए, ये कोई मिरर है M1 और M2। ये क्या है? ये क्या होता है इसको समझते हैं। ये है मुख्य अक्ष। ये क्या है? मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष है। कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी हुई है, मान लेते कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु रखी हुई है। ये क्या है? वस्तु है। तो वस्तु से प्रकाश की किरण कुछ ऐसे जाएगी, मिरर में टकराने के बाद क्या होगा? वो लौट के जरूर आएगी। तो जिस पॉइंट से वो लौट के आएगी वो पॉइंट कहलाता है फोकस पॉइंट। इसको हम कैपिटल F के द्वारा डिनोट करते हैं। और इस जस्ट फोकस पॉइंट के बाद दुगनी, यहाँ से फोकस पॉइंट से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, यानी कि फोकस दूरी। फोकस दूरी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। और फोकस दूरी की जस्ट डबल, फोकस दूरी की जस्ट डबल दूरी पर एक पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र।
ठीक है ना। ये होता है वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको आर बोलते हैं, यानी वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। तो पूछा जाता है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध क्या होता है, समझाइए। तो वक्रता त्रिज्या जो होती है, जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये रिलेशन होता है, फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, क्योंकि ये दुगना होता है, यानी एफ इज इक्वल टू कितना होता है, r/2। तो पूछा जाता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो रिलेशन है, एफ और आर के बीच में जो संबंध है वो यही है, एफ इज इक्वल टू r/2। चलिए, आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है? तो रेखीय आवर्धन को समझने के लिए, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, और प्रकाश रिफ्लेक्ट हुआ और रिफ्लेक्ट होने के बाद इससे कोई इमेज बनी, इस जगह पे क्रॉस हुआ तो ये बनेगी इमेज। क्या बनेगी? ए डैश बी डैश। तो इनका इमेज की लंबाई का अनुपात और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है वही कहलाता है रेखीय आवर्धन। यानी कि ए बी है तो प्रतिबिंब की लंबाई यानी ए डैश बी डैश तथा वस्तु की लंबाई का जो रेशियो होगा, यानी ए बी का जो रेशियो होगा वो कहलाएगा रेखीय आवर्धन क्षमता। ठीक है ना। सपोज दैट प्रतिबिंब की लंबाई जो होगी उसको आई, यानी इमेज की लेंथ आई बोलेंगे, वस्तु की लंबाई है ऑब्जेक्ट की लेंथ ओ बोलेंगे, तो m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ। रेखीय आवर्धन क्षमता का ये क्या हो जाएगा? फॉर्मूला होगा। समझ में आया होगा। चलिए, इसी ग्राफ में थोड़ा सा और हम समझाते हैं कि जो ऑब्जेक्ट से लेके ध्रुव तक की डिस्टेंस होती है, पोल तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है हमेशा -u। क्यों माइनस? क्योंकि जब भी कभी भी जो वस्तु रखी होती है वो बाईं तरफ होती है, और बाईं तरफ की जो दूरी होती है वो हमेशा नेगेटिव ली जाती है, और पोल से दाईं तरफ की दूरी हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। और वक्रता केंद्र से ये वाली डिस्टेंस आपको पता है कितनी होती है? r होती है। ये वाली आपको मालूम है कितनी होती है? -kf होगी। और जहाँ से इमेज बनी है उस इमेज की डिस्टेंस को हम बोलते हैं -kv। ये ओरिजिन तक की डिस्टेंस होती है, उसको बोलते हैं -kv। तो एक और रिलेशन बता दिया जाता है कि वस्तु की लंबाई जो क्या कहते हैं, इमेज की जो लेंथ बनी है v, और इसके रेशियो को भी रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। अब हम बात करते हैं u v f में संबंध। इसको समझ लेते क्या होता है, u v f में संबंध क्या होता है, या दर्पण सूत्र क्या होता है, मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/p। लर्न कर लीजिएगा, क्वेश्चन में पूछा जाता है। और दिख नहीं रहा होगा तो मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला यहाँ पर लिखते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये रिलेशन होता है मिरर फॉर्मूला का, दर्पण सूत्र। और यही रिलेशन है u v f में, ये पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।